हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का एक वायरल पेपर या मॉडल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके हिंदी का पेपर आएगा। यह पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करके जाना और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो हिंदी का पेपर कैसा आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना होता है, सारा डाउट आज मैं आपका क्लियर करूंगा। तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, क्योंकि हमें पूरा पेपर देखना है, वो भी सॉल्यूशन के साथ। पूरे 100 नंबर का पेपर हमें इस क्लास में देखना है। तो देखो कैसा आपका पेपर आता है, ध्यान से समझना। एक एक का मैं आंसर भी बताऊंगा, टेंशन मत लो स्टूडेंट, जब तक है हम नो टेंशन। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो पेपर जो आपका आता है, साइड में रोल नंबर आपका लिखा होता है, लिखना होता है अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है, ठीक है। मतलब पेपर में, कॉपी में आपको नाम नहीं लिखना होता, अपना रोल नंबर लिखना होता है। 2025 सामान्य हिंदी, देखो ये हिंदी वालों के लिए है ये पेपर, ठीक है। और पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। इस साइड में आपका पेपर कोड दिया रहता है जो आपको अपनी कॉपी में भरना होता है। जब आपको कॉपी मिलेगी ना, तो उसका जो फर्स्ट पेज भरा जाता है उसमें पेपर कोड भी लिखा रहता है, ठीक। अब देखो आपका हिंदी का पेपर 2 खंडों में होता है, सबको पता है। खंड का और खंड खा, 2 खंड में ये होगा। खंड का जो है वो 50 नंबर का रहेगा और खंड खा भी 50 नंबर का रहेगा। टोटल आपका ये 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक। अभी मैं सबको बताऊंगा। समय तो भैया 3 घंटे 15 मिनट रहता है। आप बहुत पढ़ाई किए हो, हजारों घंटे आपने पढ़ा, लेकिन आपको पेपर लिखने के लिए, कॉपी लिखने के लिए और खुद को प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट ही बचेंगे, ठीक है, मतलब मिलेंगे। अब देखो कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 15 मिनट है 3 घंटे 15 मिनट में से, ये जो 15 मिनट है इसमें आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक। अब देखो खंड का की हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब हिंदी गद्य साहित्य के, और 5 नंबर हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से समझना इस पूरे पेपर को। देखो फर्स्ट का है, फर्स्ट में काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। का देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बताओ, किसी को पता है? पता हो तो फटाफट कमेंट करो। जो चीजें आपको पता है उसको छिपाने से कोई फायदा नहीं है, अपने टैलेंट को दिखाओ ना, उसको छिपाकर क्या करोगे। देखो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, फटाफट बताओ। फर्स्ट है इंसाअल्लाह खां, सेकंड है सदा सुखलाल, थर्ड है लल्लू लाल, फोर्थ है सदल मिश्र। तो भैया इंसाअल्लाह खां जी हैं रानी केतकी की कहानी के लेखक। तो आपका का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया है कि 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। अगर आपको इसका आंसर लिखना या पूरी कॉपी हिंदी की लिखना नहीं आता है तो सर्च कर लो क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करो, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। खा देखो, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, किसको किसको पता है, हाथ उठाओ, मैं देखने आऊंगा आपके पास। देखो इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, यशपाल। देखो विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। किसका किसका सही था कमेंट करना फटाफट। गा देखो, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। जैसे हमारे में कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, ऐसे ही एक विधा है एकांकी। तो इसका जनक किसको माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट है उपेंद्रनाथ आस्क, सेकंड है मुंशी प्रेमचंद, थर्ड है मोहन राकेश और फोर्थ है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो भैया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तभी हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि समय अब नहीं है बहुत ज्यादा, 4-5 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो घा वाला स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इनके लेखक कौन है? सबको पता होगा, हाई स्कूल से ही तो पढ़ते आ रहे हो आप लोग। देखो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर धर्मवीर भारती। तो ये जो है स्कंदगुप्त, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये जो नाटक हैं इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। सिंपल मैं बता रहा हूं। अंगा नंबर देखो, अंगा नंबर, ठीक है। देखो आनंद कादंबिनी नामक पत्रिका के लेखक के संपादक कौन थे? आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज, मुंशी प्रेमचंद और बालकृष्ण भट्ट। भैया बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक। और एक चीज तो मैं भूल ही गया, देखो साइड में एक एक नंबर जो लिखा है, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। तो हमारा जो हिंदी गद्य साहित्य का 5 क्वेश्चन था वो 5 नंबर कंप्लीट हमारा हो गया। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा जो होगा ये भी बहुविकल्पीय होगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हिंदी पद्य साहित्य से। अब देखो कोई भी साहित्य हो, आप लोग अगर YouTube पे सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न का पूरा पिटारा मिल जाएगा, खजाना, जाके खोल लो भाई। दूसरा देखो, दूसरे का विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। बताइए विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? शायद आपको बताओ, कवि जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो का दूसरा सही होगा। ठीक है, खा देखो, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी युग के कवि हैं। बिल्कुल हमें पता है कौन से कवि इसमें से छायावादी युग के हैं। देखो बहुत सारे युग है, प्रगतिवादी युग है, छायावादी युग है, द्विवेदी युग है, लेकिन छायावादी युग के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, बिहारी नागार्जुन या जगन्नाथ दास रत्नाकर। भैया जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये छायावादी युग के कवि हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये कवि छायावादी युग के हैं। गा वाला देखो, देखो हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा गियर अपना चेंज करेंगे, 3 से 4 नंबर गियर में जाएंगे ताकि पूरा पेपर हम सॉल्व कर सके और हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। गा, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखो फर्स्ट है लोकायतन, सेकंड है युगांत, थर्ड है कला और बूढ़ा चांद और फोर्थ है चिदंबरा। देखो चिदंबरा पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखो भैया गले में थोड़ी सी खिचकिच है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करना है आप लोगों को, इसलिए मैं कहता रहता हूं कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ाई करना, आपको करके दिखाना है। जो कहते थे भाई तुझसे नहीं होगा, मैं एक डायलॉग क्यों छोड़ता रहता हूं? क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए, जस्ट मोटिवेट, आपके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। घा नंबर देखो, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कामायनी महाकाव्य बताओ किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद जी की। इसमें कितने सर्ग हैं? फर्स्ट है 9, सेकंड है 12, थर्ड है 15 और फोर्थ है 17। भैया 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंगा नंबर देखते हैं। ये देखो अंगा नंबर हमारा है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभी तो मैंने बताया छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हिंदी पद्य साहित्य से हो गए। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो भैया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके स्टार्टिंग में हिंदी में आते हैं। और अगर ये 10 क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आपको इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सर्च कर लो यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर देखो। बैठने से कुछ नहीं होता, सोचने से
से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचने को तो हम सोच सकते हैं यार हम अंबानी हो जाएं, हम बिल गेट्स हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाएंगे ना, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बस यही चीज है। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण गद्यांश पर। धीरे धीरे करके हम सारे पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने 100 में से 10 नंबर का पेपर देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो गद्यांश है इसके बाद आता है, ये देखो प्यारा सा हमें दिया गया है एक गद्यांश। इसको ध्यान से हमें समझना है। देखो गद्यांश में होता क्या है, कुछ नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होता। देखो ध्यान से, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 10 नंबर का ये आता है गद्यांश, मतलब कुछ होता नहीं है। देखो ये आपको गद्यांश दे दिया गया इतना, और 5 क्वेश्चन इसके नीचे दे दिए गए 1 2 3 4 5। ठीक है, सब 2-2 नंबर के रहेंगे। ये देखो सब 2-2 नंबर के रहेंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर ये वाला गद्यांश आपको नहीं पता है तो आपको दूसरा एक ऑप्शन दिया जाएगा। देखो नीचे ये अथवा लगा के आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा। यहां से लेकर यहां तक गद्यांश है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। ये देखो, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। कितना इजी है खुद आप समझ सकते हैं। सर्फ एक्सेल इजी वाश। ठीक है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, किसी का डायलॉग है। देखो क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको करना क्या है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। अब देखो गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पहले बता दिया है। मैंने पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। आप लोग जब सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको खंड का और खंड खा मैंने अलग अलग एक एक वीडियो में पढ़ा दिया है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं बता चुका हूं। पेपर मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, देखो का कई महीनों बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ये किस चैप्टर का है, क्या आप पहचान सकते हो? अब इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं, कोई वर्ड है ही नहीं जिससे आप पहचान सको। ये है निंदा रस चैप्टर का हमारा गद्यांश, और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो 5 क्वेश्चन जो नीचे दिए गए उसका आंसर अब हम लिखने चलते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया संदर्भ लिख दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, हिंदी गद्य के निंदा रस पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इसको थोड़ा अच्छे से मैंने लिखाया है। आप लोग कॉपी लिखना जब देखोगे ना, 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे संदर्भ लिखते हैं। बस आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है भैया, आपका 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना। ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे आपको लाइनिंग दिख रही है ना, इसका अपनी भाषा में व्याख्या करना है। मतलब कहीं बाहर से हमें कुरियर से नहीं मंगाना, फ्लिपकार्ट अमेज़न से, हमें इसी को थोड़ा चेंज करके लिख देना है कि हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, मुझे पूरी तरह से अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, मैं विवश था। ऐसे कुछ बना के अच्छे से लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप पढ़ के जाते हो वही लिख देते हो भाई, तो और बेटर है, वो तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब तीसरा देखो, मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तीसरा, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ा। तो देखो ये लिखा है, ये का तूफान की तरह कमरे में घुसे, यहां से लिख दो, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। बस इतना सा लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही तो दिया गया है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए ना, कोई टक्कर में ही आपके ना रह जाए। खुद को अलग बनाइए, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। तो यही तो आंसर है, मतलब का किस तरह कमरे में घुसे और किस तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, तो का तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। बस आंसर हो गया। क्या है इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। तो देखो ये लिखा है,
लेखक को धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। इसका भी आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया। क्या है इसमें, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीजें तो दिया गया है यहां पे। इसके बाद में देखो पांचवा, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो देखो ये जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। बस यहां से लिख देना है कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को पकड़कर चूर कर डाला, या यही लाइन उठाकर लिख दो 5 नंबर, 2 नंबर कंप्लीट। तो ये पांचों का हमने आंसर दे दिया भैया, 10 नंबर हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब लिखना कैसे वो तो अलग मैंने बता रखा है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है, ये अथवा लगा है, दूसरे वाले में अथवा लगा है। ये हमारे अगर पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा। ये हमारे किस चैप्टर से है, देखो यहीं से हम देख लेते हैं। ये देखो हम ट्रिक जान गए, देखो डॉक्टर कलाम लिखा है, यानी कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो चैप्टर है हमारे 12th में, हम और हमारा आदर्श, ये उसी का है। अब एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से करें। ठीक है, खुद आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया गद्यांश। ठीक है, अब गद्यांश तो हो गया, अब हम चलते हैं भैया पद्यांश पे। गद्यांश हमारा फाइनल हो चुका है। ठीक, अब पद्यांश को देखते हैं कैसा है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा पद्यांश जो आता है वो भी इसी प्रकार से रहेगा, ध्यान से आपको देखना है। देखो ये है पद्यांश, मतलब सेम प्रोसेस। देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको इसमें भी मिलेगा। होता क्या है इसको समझो। देखो ये दिया गया है, अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही टांदो नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मूलन, निखिल उत्थान पतन अरे वासुकी सहस्त्र फन। ठीक है, ये आपका किस चैप्टर का है, आप पहचान सकते हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत जी का एक चैप्टर है शीर्षक परिवर्तन, ये उसी से लिया गया। अब ये पद्यांश है तो ये हिंदी पद्य का टॉपिक है। अब इसमें होगा कि आपको ये दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन ये ऐसे दिए जाएंगे। देखो ये देखो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। अगर आपको ये पता है तो करो, नहीं तो ये देखो दूसरा हमारा दिया गया है। ठीक है, इसको समझ लो। दूसरा वाला क्या है, नीचे देखो ये अथवा लगा है और हमें दूसरा दिया गया अथवा लगाकर। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुषासीन है, बधे नर के करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग तक सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान। ठीक है, तो ये किस पाठ का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का ये चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिनव मनुष्य। ठीक है, उस चैप्टर का है, ये कर लो, 2-2 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं इसमें नहीं बताने वाला हूं। ठीक, पद्यांश हम आपको पहले भी अलग से पढ़ा चुके हैं और आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अभी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये पद्यांश हो गया। अब आते हैं जीवन परिचय पर। अब मैं हिंदी व्याकरण में अभी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न है उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, बस हमारे साथ बने रहें। देखो 5वें का है, ध्यान से समझना। अब जीवन परिचय की बारी आई, हमने 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न देखा, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। अब जीवन परिचय पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, मतलब आपको 80 शब्दों में लगभग लिखना है। किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है। 3 लेखक आपको दिए रहेंगे, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यही नहीं, कोई जरूरी नहीं है यही दिए रहे, लेखक का नाम चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपका 5 नंबर का ये आता है। तो अगर आपको 5 नंबर कंप्लीट करना, देखो अभी एक चीज और समझ लो, कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। ये नीचे देखो लेखक है, अब कवि का आ गया। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। 3 कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और महादेवी वर्मा। 5 नंबर का ये भी रहेगा, मतलब 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर कवि का जीवन परिचय, दोनों मिलाकर 10 नंबर के आते हैं। मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराया, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर। सर्च करोगे आपको सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी मिल जाएंगे और कैसे जीवन परिचय लिखना है वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे यहां पर मैंने बता दिया कैसा पूछा जाता है, ठीक है लेकिन वो आपको मिल जाएगा। चलते हैं 6 नंबर पे।
थोड़ी तबीयत हमारी खराब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर बीच में खांसी वासी आती है तो ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। 6 नंबर, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा मत लिखना, बहुत ज्यादा कम भी मत लिखना। 5 नंबर का ये हो जाएगा, मतलब 80 से कम ना हो, 1-2 वर्ड ज्यादा हो जाएगा चल जाएगा। अथवा लगा है, अगर आपको ये नहीं पता है तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। देखो कहानी जो है बहुत इजी होता है, आपको 4 चीजें दी गई हैं, ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, दोनों में से एक करो। अगर दोनों नहीं पता है तो आप पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिख दो, इसमें भी एक ही करना है, मतलब 4 में से सिर्फ एक ही करना है। आपको मैं यही सजेशन दूंगा, आप पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और लाठी कहानी 3 अगर पढ़ लेते हैं भैया, 5 नंबर आपका कंप्लीट। उनका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ये हो गया कहानी, और कहानी का 5 नंबर फिक्स होता है। पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा या लाठी कोई भी पढ़ लो, आपका नंबर कंप्लीट है, ठीक है। और करना क्या है, ध्रुव यात्रा का उद्देश्य लिख दो या लाठी का उद्देश्य लिख दो, दोनों नहीं पता तो पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दो, ये भी नहीं पता तो बहादुर कहानी का सारांश लिख दो। मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही करना है, 3 ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स रहता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखो खंड काव्य पे हम लोग आ गए। 7 नंबर, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। जैसे देखो ये जो खंड काव्य होता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हम सब हैं, ठीक है। अब यूपी में अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, कुछ जिलों को में मुक्त यज्ञ होगा, ठीक है, किसी में होगा सत्य की जीत, किसी में रश्मि रथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में त्यागपथी, किसी में श्रवण कुमार, मतलब ये जिला वाइज होता है। तो आप लोग कमेंट कर देना आप किस जिले से हो और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। देखो खंड काव्य जो होता है ये आपका एकदम नंबर फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि आपके जिले में जो है आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे हम हैं गोंडा जिले से तो हमारे यहाँ त्यागपथी है, ठीक है, तो त्यागपथी हम पढ़ लेंगे, तो आप में जो है उसको आपको पढ़कर जाना है। बाकी सारे टॉपिक सेम होते हैं, सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है जो जिला वाइज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। पूरे यूपी का पूरा पेपर सेम है, बस यही एक टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। तो ये खंड काव्य हो गया और हमारा 50 नंबर का पेपर भी यहां पे फिनिश हुआ। देखो यहां से खंड खा आ जाएगा, यानी कि हमने क्या क्या देखा, देखो ध्यान से समझो। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का लेखक कवि का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल ऐड करोगे तो 50 नंबर आपका आ जाएगा। तो 50 नंबर का पेपर हमने कर लिया। अब हम खंड खा पे चलेंगे, जिसमें आपको हिंदी संस्कृत के टॉपिक, हिंदी व्याकरण के सारे प्रश्न मिलेंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं खंड खा पे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हमारा जो है खंड खा आता है। खंड खा की जब शुरुआत होती है तो होता क्या है, ध्यान से देखना। खंड खा की जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश आता है। अब गद्यांश जैसे हमारे हिंदी में था ना, हिंदी गद्य में, वैसे इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन नीचे नहीं दिए जाएंगे। आपको सिर्फ संदर्भ लिखकर इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ के आपको हिंदी निकालना बहुत आसान होता है, आपको पता ही है, ठीक है। कितना आसान होता है आप खुद जानते होंगे। देखो ये दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का आता है। मतलब संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करो। जैसे देखो ये दिया गया है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुषम राजानुकुर्वन चतुष्पादा अपि सन्निपयम, ठीक है, ऐसे दिया गया है। संस्कृत बहुत तेज है हमारी, और शायद आपकी भी संस्कृत बहुत तेज होगी, क्योंकि संस्कृत के इतना तेज सब्जेक्ट किसी का कोई हो ही नहीं सकता। कितना तेज है आपको पता ही है। तो ये आपका हो गया संस्कृत का गद्यांश। पहले आपको संदर्भ लिखना है। देखो ये हमारा जातक कथा का एक उलूक जातकम शीर्षक है, उसी से लिया गया। तो सिंपल सा लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। अब इसका हिंदी अनुवाद करना होगा, तो चैप्टर पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। अथवा लगा है वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कर दो भैया, ऑप्शन मिलेंगे। हिंदी में एक यही सबसे प्लस पॉइंट होता है आपके लिए कि आपको ऑप्शंस भर भर के मिलते हैं। गद्यांश में ऑप्शन, पद्यांश में ऑप्शन, जीवन परिचय में ऑप्शन, कहानी में ऑप्शन, ठीक है, खंड काव्य में ऑप्शन, संस्कृत गद्यांश पद्यांश में ऑप्शन, निबंध में, पत्र में, सब में ऑप्शन मिलेंगे कि अगर ये नहीं पता तो वो वाला कर लो। सिंपल सा है,
ठीक। तो देखो अथवा लगा है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभने बद्धा नियत लक्ष्यांत, ठीक है, कदापि भ्रंश्यन्ते। किस चैप्टर का है? महामना मालवीय चैप्टर का है, सिंपल सा है। तो यही चीज है कि आप लोगों को संदर्भ लिखकर आपको व्याख्या कर देना है। मतलब संदर्भ लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामाना मालवीय पाठ से अवतरित है, बस हो गया, सिंपल सा। इसमें लेखक का नाम होता नहीं है। तो ये आपका हो गया है संस्कृत गद्यांश। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। जातक कथा, महामना मालवीय, संस्कृत भाषा महत्तम और पंचशील सिद्धांत, ये 4 चैप्टर वरदान है आपके लिए संस्कृत गद्यांश में। आगे दूसरा टॉपिक जो आता है 7 नंबर का खा वाला, संस्कृत पद्यांश, ये तो भैया फिक्स होता है। आप स्टॉम्प पेपर पर मुझसे लिख कर ले लो ABCD, मतलब कि ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही आएगा, एक ना एक श्लोक। बाकी 1-2 चैप्टर में छोटे छोटे एक श्लोक हैं, पढ़ लेना, काम हो जाएगा। देखो दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का ये रहेगा। जैसे देखो, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहां और विद्या चाहने वालों को सुख कहां। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सोचे कि मैं पढ़ाई ना करूं, दिन भर फोन में शॉर्ट और रील स्क्रॉल करता रहूं, मजे लेता रहूं, तो भैया पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। सुख चाहते हो तो विद्या त्याग दो, विद्या चाहते हो तो सुख त्याग दो। अब ऐसा नहीं है हरदम दुखी रहो। अथवा लगा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खा राम निंद्रया कलहेनवा। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका जो दिन है वो काव्य और शास्त्र पढ़ने में बीतता है, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका दिन लड़ाई झगड़ा करने और सोने में बीतता है। तो ज्यादा सोया मत करो, नहीं तो मूर्ख में घोषित हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखो, ये देखो मुहावरे आ गया, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। कितना आसान है, खुद सोचो। आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं, किसी एक का अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग कर देना है। भैया 2 नंबर, ये फ्री का है, फ्री का। इसीलिए कहता हूं हिंदी में ऑप्शन बहुत होते हैं। जैसे 12th के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप आर्ट्स से रहेंगे, साइंस से रहेंगे, कॉमर्स से रहेंगे, क्या करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है आंखों का तारा होना। इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के लिख दो, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, बस हो गया, सिंपल सा। घर फूंक तमाशा देखना, मतलब अपनी ही हानि पर आनंदित होना, अपनी ही नुकसान पर खुश होना, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। दूसरा 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना, चोर को देखकर पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। चौथा लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है, बस हो गया। तो एक ही करना है, मैंने 4 बता दिया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब। देखो 10 नंबर, ये देखो अपठित गद्यांश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है मेरे अकॉर्डिंग, सेल्फ एक्सेल। देखो आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके नीचे हो सकता है कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, या फिर आपको अपठित गद्यांश देकर उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया जा सकता है उसी से रिलेटेड। दोनों आ सकते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो गद्यांश पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, बस हो गया काम। देखो 10 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प चयन कीजिए। 5 नंबर का रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, लेकिन हो सकता है कि गद्यांश देकर आपको 3 क्वेश्चन दे दिया जाए उसी से रिलेटेड, उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो काम करवाया जाता है उसी से रिलेटेड ये हमारा गद्यांश है। देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वो काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उनकी पढ़ाई की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। बाल श्रम जिसको बोलते हैं, बहुत बेकार है, हानिकारक है, ठीक है। आगे देखो,
एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले एवं कानून भंग करने वाले को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समर्थित किया जाना चाहिए, समाधित किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचिए कि बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो बाल श्रम है, इसको खत्म करना सिर्फ सरकार का काम है। सरकार खुद नहीं आएगी आपको कि भैया बाल श्रम ना कराओ, आप लोग, हम जैसे जिम्मेदार नागरिक ही उसको रोक सकते हैं। तो क्यों बच्चों से काम कराएं, उनको पढ़ने भेजा जाए, अपने फ्यूचर को बनाएं। वो हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा, ठीक है, सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो विकास है वो रुक जाता है। देखो, बौद्धिक विकास रुक जाता है, ठीक है, जिससे किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध है। ठीक है, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इससे के लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। देखो, ये थोड़ा बड़ा गद्यांश था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भैया इतना बड़ा गद्यांश ही आएगा, छोटा भी दिया जा सकता है, उसके नीचे 3 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव दिया है तो इसको लिखते हैं। देखो, कहा है गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। देखो, फर्स्ट, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। सेकंड, इसको सेकंड कर देना, ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। चौथा, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। सॉरी, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो भैया ये वाला सही है, ये वाला बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, ऐसा लोग सोचते हैं। देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो लोग सोचते हैं कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। नहीं मेरे भाई, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए हम सबको सामने आना होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। खा, देखो खा, ये देखो, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। फर्स्ट है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेकंड, हम जागरूक नहीं बनना चाहते। थर्ड, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। फोर्थ, हम संवेदन शून्य हो चुके हैं। बिल्कुल, हम संवेदन शून्य हो चुके हैं, इसीलिए तो हम जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उनके प्रति कोई कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें उनके प्रति कोई संवेदना नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, गा वाला देखो, गा, गा देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्योंकि बाल श्रम से कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। दूसरा, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। तीसरा, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। फोर्थ, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। तो भैया ये है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। क्योंकि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का जो है बचपन छिन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घा वाला, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। आखिर क्यों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। भैया किसी को शौक नहीं है, ना कोई माता पिता, ना कोई पेरेंट्स चाहता कि मेरे बच्चे काम करें, और ना कोई बच्चा चाहता कि हम इतनी सी छोटी सी उम्र में काम करें। क्यों आखिर करते हैं? मजबूरी है। देखो, जागरूकता का अभाव, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव, लोगों की मनोवृत्ति। भैया निर्धनता और भुखमरी है, मतलब गरीबी और भुखमरी के कारण ही छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, कुछ करे लाइफ में। लेकिन क्या करें, जब गरीबी है, खाने के लिए पैसे नहीं है, कहां से वो स्कूल की फीस देंगे, क्या होगा, तो इसीलिए उनको काम करवाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम जैसी सामाजिक अभिशाप को देश से क्या नुकसान होता है। क्या नुकसान होगा अगर छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे? तो देखो,
बाल श्रम एक बच्चे के बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। बिल्कुल, अगर बाल श्रम होगा तो देश का जो आने वाला कल है वो अंधकार की ओर जाने लगेगा। छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे, वो बच्चे अगर काम ना करके कुछ पढ़ाई करते, कुछ करते तो भविष्य में कुछ करके दिखाते। तो वही चीजें बाल श्रम रोकना चाहिए। बस 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही अथवा लगा, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो अथवा लगा होता है यहाँ पे, आप ये वाला कर सकते हैं। आप पठित पद्यांश है ये, इसके नीचे भी काखा गाघा करके अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये देखो, अब आते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये क्या है। ये अब हिंदी व्याकरण में हम आए हैं। हिंदी व्याकरण में ये शब्द युग्म इसको बोला जाता है, मतलब शब्द का जोड़ा। देखो, जैसे निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। जैसे देखो, पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा, मतलब आपको सही अर्थ चूज करके लिखना है। जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। सिंपल सा बात है। देखो, का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर, यही सही होगा। देखो, एक एक नंबर का रहेगा। मतलब पुरुष का मतलब तो आदमी होता है, हम सभी को पता है, हम भी हैं। और कठोर, परुष का मतलब होता है कठोर। तो जो वर्ड पहले उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में, तो आदमी और कठोर। दूसरा, जलद जलज, जलज जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है बादल और कमल, खा है कमल और बादल, गा है कमल और तालाब, घा है तालाब और कमल। देखो भैया, जलज है, जलज का मतलब कमल, जलद का मतलब बादल, तो भैया आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा, कमल और बादल। जलज जलद का जो अर्थ होगा वो कमल और बादल होगा। सिंपल सा है। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट है, इसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हम बोलते हैं जब छोटे थे तब। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे कर, कर को हम क्या क्या लिख सकते हैं। कर को हाथ लिख सकते हैं, टैक्स लिख सकते हैं, हाथी लिख सकते हैं, किरण लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं। उसके बाद में कनक, कनक को सोना बता सकते हैं, धतूरा बता सकते हैं, गेहूं का आटा बता सकते हैं। देखो, लिखना आपको 2 ही है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ, मतलब तीनों में से किसी एक का आपको 2 अर्थ लिखना है। मैं सबका बता दे रहा हूं। अंबर को आकाश और वस्त्र कह सकते हैं, बस यही इसका अनेकार्थी शब्द है। गा, देखो गा वाला हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। जैसे फर्स्ट है, जिसकी सीमा ना हो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसकी सीमा ना हो उसको हम लोग बोलते हैं असीम। आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा, जिसकी सीमा नहीं है वो असीम है, ठीक है। दूसरा, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसको हम अजात शत्रु बोलते हैं। जिसके शत्रु का या दुश्मन का जन्म ही ना हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। सिंपल सा बच्चे, वो सिंपल सा फंडा है। देखो, घा, घा वाले पे आते हैं। निम्नलिखित, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का आपका रहेगा वाक्य संशोधन, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वाक्य संशोधन। देखो, फर्स्ट है, मेरे को विद्यालय जाना है, ये गलत है। मुझे विद्यालय जाना, यहां पे लिख देना, मुझे रेड का यूज कर लें, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। मुझे विद्यालय जाना है, ऐसे लिख देना, विद्यालय जाना है, थोड़ा प्यार से लिखिएगा, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। बस हो गया, मेरे को नहीं रहेगा, मुझे विद्यालय जाना है, बस सही हो गया। उनके अनेकों नाम है, देखो अनेकों नहीं, उनके अनेक नाम है। अनेक जो है ये खुद में बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, अनेक नाम है, ठीक है, बस हो गया, ये भी हो गया। तीसरा, वह दंड देने योग्य है, नहीं वह दंड पाने योग्य है, आप लोग लिख दीजिएगा, वह दंड पाने योग्य है। चौथा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं मेरे भाई, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि गाय शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध है, तो दूध के पहले हम शुद्ध लगाएंगे, तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, मतलब इस शुद्ध को हटाकर दूध के आगे लिख देंगे, काम खत्म हो गया, हो गया काम। 2 नंबर कंप्लीट। चलो 12 नंबर देखते हैं, रस छंद अलंकार पे हम आते हैं। देखो 12 का हास्य रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में अलंकार में रूपक अथवा संदेह अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। फिर छंद में चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। भैया ये 6 नंबर एकदम फिक्स होता है। आप क्या करो,
देखो आपको एक ही करना है, जैसे हास्य रस या शांत रस दोनों में से एक ही करना है, रूपक या संदेह अलंकार दोनों में से एक ही, चौपाई या दोहा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 20 मिनट का क्लास होगा, उसमें मैंने जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सबको पढ़ा रखा है। 20 मिनट का वीडियो देखने से आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। तो जाकर देख लो क्या कर रहे हो, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 13 नंबर पे आते हैं, अब पत्र लेखन पे आते हैं। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखो, 6 नंबर का आएगा। ये नहीं पता है तो अथवा लिख दो। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु तो किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु तो एक पत्र लिखो। भैया पत्र लिखना आपसे कहा जा रहा है, एक शिकायती पत्र, एक ऋण प्रदान करने के लिए पत्र। तो मैंने आपको भैया पत्र लेखन 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र मैंने लिखकर आपको बताए हैं 2025 के लिए। आप लोग YouTube पे वो भी सर्च कर लेना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको 5 पत्र मिल जाएगा। वो 5 पत्र तैयार करके जाओगे तो 5 में 1 जोड़ दो, 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो पढ़ा मैंने सब कुछ रखा है, नहीं पढ़ोगे गलती आपकी है। ठीक, बाकी यहां पे तो मैं पेपर बता ही रहा हूं। निबंध पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर का पूरे आएगा। जैसे देखो, मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, और भारतीय समाज में नारी का स्थान। 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर आपको पूरा मिलेगा। निबंध लिखते समय आपको हेडिंग बहुत प्यारा डालना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहला प्रस्तावना, ठीक है, फिर लिखिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऐसे लिखो। फिर पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, ऐसे हेडिंग जितना अच्छा डालोगे उतना अच्छा आपका रहेगा, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार आपको हेडिंग जरूर डालना है। निबंध कैसे लिखते हैं वो भी जाके सर्च कर लो यूट्यूब पर, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, सब मिल जाएगा। कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब मैंने बता रखे हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने पूरे हिंदी के पेपर को आज हमने जाना, ये भी हमारा खत्म हुआ। तो हमने 50 नंबर का खंड का, 50 नंबर का खंड का, टोटल 100 नंबर का पेपर आज हमने सॉल्व करके दिखाया, हमने किया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।